नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नई वीडियो में। और आपको वीडियो आपके एक तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। कल भाई साहब ने कॉल किया था मेरे को, आप में से किसी ने, जो अपने फॉलोवर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं और कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप बुरा मत मानना, आपको एक सजेशन देना है। तो ऐसे देखिए कोई बात नहीं है। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरा नाम याद नहीं है उनका। तो आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। देखिए ये नहीं है कि मेरी कोई कोचिंग संस्थान है या मैं आप सबसे बड़ा हूं, मैं जो कहता हूं वो सब सही है। ठीक है, मैंने पहले दिन से हमारा यही था कि हम सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मैं और आप बराबर हैं। बस फर्क कितना है कि मैं कैमरे के इस तरफ हूं और आप कैमरे के उस तरफ हैं। ठीक है, तो जहां देखो गलती मेरे से हो सकती है, आपको सजेशन देना है, वो भी अधिकार से, निवेदन नहीं करना है। आपको बताना है कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, आपको ये सुधार करना चाहिए, ये इस प्रकार जो है उसमें और ज़्यादा ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आप बिल्कुल बेखौफ होके मेरे को कॉल कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, कभी भी आप मेरे को कॉल करो, कोई भी। देखो मैं हमेशा ये नहीं चाहता कि मेरे को पॉजिटिव कमेंट मिले, क्योंकि पॉजिटिव जब सारी चीज़ें रहती है ना, तो बंदा जो लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे अच्छा दोस्त वो है जो दोस्त की गलतियां निकाले। तो आप भी मेरी जहां पर भी गलतियां हो, मेरे से कुछ भी गलत हो या आपको कुछ सजेशन देना हो, कोई भी अपने को कुछ नया करना हो, बेखौफ होकर आप मेरे को कॉल करना कभी भी। कोई टेंशन नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। और जिस भाई ने भी कॉल किया था उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपसे भी ये निवेदन है कि आपको जब भी ये लगे कि यहाँ पे कुछ भी गलत हो रहा है, या जैसे कल भाई साहब ने कॉल किया था कि आप जो है प्ले लिस्ट बना रखिए, लेकिन उसको और ज़्यादा सही तरीके से कीजिए आप, और सारे वीडियो को एक स्थान पे कीजिए। तो मैं जल्द ही जो हो, जैसे ही मेरे को एक दो दिन में टाइम मिलता है, मैं सारा अपडेट करने वाला हूं। और आप जो भी मेरे को सजेशन दोगे वो सर आंखों पे और उस पर पूरा गौर किया जाएगा। उसको मैं नोट करता हूं, जो भी मेरे पास कॉल आता है, जो भी कोई बढ़िया सुझाव आता है ना, तो उसको मैं नोट करता हूं और उसको जब भी टाइम मिलता है उसको मैं इंप्लीमेंट करने का प्रयास करता हूं। तो सबका स्वागत है, ये सबका मंच है, ये केवल मेरा चैनल नहीं है, आप सबका मिलकर चैनल है, ये अपना सबका चैनल है। तो कोई किसी को भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्यों किसी को सुझाव दूं या मैं क्यों करूं, जैसा चलना है वैसा चलने दो। नहीं, ये आप सबका है, आप सबको सुझाव देना, आप सबको प्रयास करना है इसको और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर करने का। और आप खुद इधर आ सकते हैं, आपका सबका स्वागत है। कोई भी ये आप टारगेट मेरा ये है कि जब आप में से, जूनियर अकाउंटेंट में से आप मान लो 1000 लोग मेरे देखने वाले लग गए या 500 लोग लग गए, तो आपका हमेशा स्वागत है। आप आओ यहाँ पे, इधर खड़े हो और आप दूसरे बच्चों की सहायता करो, क्योंकि ये जो चैनल है वो पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, ये केवल और केवल सहायता के उद्देश्य से बनाया गया है। आज मैं सहायता कर रहा हूँ, कल आप यहाँ होंगे, ये चैनल ऐसा ही रहेगा, इसी का यही नाम रहेगा, बस सहायता आप करोगे। इस चैनल से जो भी कोई भी किसी भी प्रकार की इनकम हो रही है, वो भी केवल और केवल सहायता के रूप में ही जो खर्च की जाएगी। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले आरएसआर का ये लास्ट चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कल इसके बारे में अपन ने कुछ अध्ययन किया था और आज इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक चैप्टर रहेगा आपको, वो थोड़ा आधा तो मैंने करा दिया। इससे पहले वाला जो चैप्टर था शक्तियों का प्रत्यायोजन, तो उसमें थोड़ा सा रहा है, वो भी अपन करवा देंगे, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। तो कल जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अध्ययन किया था, और एक खुशखबरी और है कि ऑडिट का जो आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऑडिट के अंदर 8 चैप्टर थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप अनअकैडमी पे जाके 25 और 25 50 वीडियो है ऑडिट के, 1 से 4 तक के चैप्टर के 25 वीडियो और 5 से लेकर और 8 चैप्टर तक के 25 वीडियो, 50 वीडियो के अंदर पूरी की पूरी ऑडिट को करवा दिया है। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ऑडिट को अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर जाके जो है आप उन 50 वीडियो को बिल्कुल ऑफ कॉस्ट फ्री में देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया है कि उसमें अच्छा से अच्छा मैटर आप तक पहुंचाया जाए। बाकी आप सब समझदार हैं, और कहीं पर भी आपको अगर अपडेट की जरूरत लगती है या कहीं पर भी आपको कुछ और उसमें लगती है, तो आप उसमें आप मेरे को जरूर सजेशन करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप 50 वीडियो देख सकते हो। और आज अपनी आरएसआर भी कंप्लीट हो जाएगी। आरएसआर के अंदर अपना चैप्टर चल रहा है कार्य ग्रहण काल, नियम 1981। और दोस्तों प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है फायदा मिल सके और कोचिंग के जो मायाजाल है उससे वो बच सके। कार्य ग्रहण काल हमने पढ़ा था 1981 कल, और इसकी परिभाषा दी हुई थी 714 में। कल हमने इसके 4 नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया था, 4 पॉइंटों के बारे में अध्ययन कर लिया था। चलिए उससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट है वो चलते हैं। तो वो है कार्य ग्रहण काल की अवधि, यानी कोई भी कर्मचारी अगर कार्य ग्रहण
अवकाश उसको दिया जाता है तो उसकी अवधि किस प्रकार डिसाइड की जाती है। तो देखिए यदि पुराने पद का कार्यभार दोपहर के समय सौंपा जाता है या दोपहर से पहले सौंपा जाता है, मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट हो उदयपुर के अंदर और आप जो है आपका स्थानांतरण कर दिया जाता है कोटा, ठीक है, और आप अपना जो कार्य ग्रहण काल आपको दे दिया गया है और आप जिस टाइम अपना पुराने पद से कार्यभार किसी अन्य को सौंप रहे हो, अगर वो टाइम दोपहर पहले का है, दोपहर से पहले का यानी मध्याह्न पहले का है, तो कार्य ग्रहण काल उसी दिनांक को माना जाएगा। कार्य ग्रहण काल जो है आपका उसी दिन से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मान लो आज आपने 20/1/2019 को अपना कार्यभार दोपहर से पहले अन्य कर्मचारी को सौंप दिया, तो आज से ही आपका जो है कार्य ग्रहण काल शुरू हो जाएगा। कार्य ग्रहण अवधि के अवकाश जो है आपके शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात है, यदि दोपहर के बाद अगर आप कार्यभार किसी अन्य को सौंप रहे हो, दोपहर के बाद अगर सौंप रहे हो, तो फिर आपका जो है नेक्स्ट डे यानी अगर 20 तारीख को दोपहर के बाद जैसे 3 बजे 4 बजे आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना कार्यभार सौंप रहे हो, तो फिर जो कार्य ग्रहण काल होगा आपका वो 21 तारीख से यानी अगली दिनांक से माना जाएगा। तो याद रखना है, अगर दोपहर पहले तो उसी दिनांक से और दोपहर के बाद तो नेक्स्ट दिनांक से। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम सिंह का स्थानांतरण उदयपुर शिक्षा विभाग के कार्यालय से और भीलवाड़ा किया गया और उसने अपना पद का कार्यभार दिनांक 20/1/2019 को इस व्यक्ति को यानी अन्य कर्मचारी को सौंप दिया, तो उसका कार्य ग्रहण काल कब से प्रारंभ हुआ माना जाएगा। दोपहर पहले सौंप दिया तो 20/1/2019 से माना जाएगा, अगर दोपहर बाद सौंपा तो 21/1/2019 से माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 नंबर पॉइंट है इसी का, नियम 5 का। कार्य ग्रहण काल पुराने मुख्यालय से ही गिना जाएगा, चाहे स्थानांतरण आदेश मुख्यालय से बाहर मिला हो। यानी आपका जो कार्य ग्रहण काल जो प्रारंभ होगा वो पुराने मुख्यालय से ही गिना जाएगा, क्योंकि पुराने मुख्यालय आपको जाना पड़ेगा। आप मान लो अवकाश पे हो या आप अपने घर पे हो, अवकाश का उपभोग कर रहे हो, या आप कार्यालय से बाहर हो और आपको जो है आदेश प्राप्त होता है। क्या आदेश प्राप्त होता है? आपको आदेश प्राप्त होता है कि आपका स्थानांतरण हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऑफिस आओगे ही नहीं, वहीं से सीधे बैग उठाई और चल दिए नए कार्यालय। आपको वापस ऑफिस तो आना होगा, अपना जो कार्यभार है वो किसी अन्य कर्मचारी को सौंपना होगा, अपनी जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंपनी होगी, तभी तो आप जो है नए कार्यालय के अंदर जाओगे। ठीक है, तो चाहे आपका जो है पुराना मुख्यालय, आपका जो कार्य ग्रहण काल है वो पुराने मुख्यालय से ही गिना जाएगा, चाहे आपको जो स्थानांतरण आदेश है वो चाहे कहीं से भी मिला हुआ हो। नेक्स्ट है 3 नंबर का। 3 नंबर में कह दिया हुआ है, जहां स्थानांतरण से कर्मचारी का आवास परिवर्तित नहीं होता हो तो कार्य ग्रहण काल का समय 1 दिन ही दिया जाएगा। यानी आप उदयपुर के अंदर कार्यरत हो और उदयपुर के अंदर ही किसी अन्य विभाग के अंदर आपका जो स्थानांतरण कर दिया जाता है और आपका स्थानांतरण के कारण जो आवास जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ, यानी पहले आप जिस घर में रह रहे थे वहीं अब रह रहे हो, आपका आवास चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको जो है 1 दिन का कार्य ग्रहण काल जो है वो दिया जाएगा, 1 दिन का। ये नोट करना है आपको। ठीक है, नवीन कार्यालय व पुराने कार्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है लेकिन आवास चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो आपको पुराना कार्यालय और जो नया कार्यालय है उसकी दूरी जो 2 किलोमीटर से अधिक है, मान लो 3 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी आपका आवास चेंज नहीं हो रहा है, तो भी आपको जो कार्य ग्रहण काल जो है 1 दिन का ही दिया जाएगा। जहां आपका आवास चेंज नहीं होता है वहां कार्य ग्रहण काल क्या रहेगा? 1 दिन का रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 बातें अभी तक हमने पढ़ी है जो क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। पहली बात कि अगर दोपहर से पहले कोई कर्मचारी अपना कार्यभार सौंपता है किसी को तो उसी दिन से उसके कार्य ग्रहण शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर दोपहर के बाद अगर वो अपना कार्यभार किसी को सौंपता है तो अगले दिन से उसका कार्य ग्रहण काल प्रारंभ हो जाएंगे। यदि कर्मचारी को स्थानांतरण आदेश कार्यालय से बाहर भी मिला है तो भी उसके जो कार्य ग्रहण काल है वो मुख्यालय से ही गिने जाएंगे, उसके कार्यालय से ही गिने जाएंगे। अगली बात हमने पढ़ी कि अगर स्थानांतरण के कारण अगर किसी कर्मचारी का आवास परिवर्तित नहीं होता है तो उसे 1 दिन का जो है वो कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा, ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और दूसरी बात इसमें यह पढ़ी कि यदि किसी कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण उसके पहले मुख्यालय और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है लेकिन आवास परिवर्तित नहीं हो रहा है तो भी उसे जो है 1 दिन का ही कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 4 नंबर,
स्थानांतरण में जब आवास बदल रहा हो तो कार्य ग्रहण काल किस प्रकार दिया जाएगा। अब स्थानांतरण हो रहा है और आवास बदल रहा है तो कार्य ग्रहण काल जो है वो क्या किस तरीके से दिया जाएगा, क्या कंडीशन होगी। तो देखिए, अगर स्थानांतरण के स्थानांतरण के कारण अगर आवास में परिवर्तित हो रहा है तो दूरी के हिसाब से आपको जो है वो कार्य ग्रहण काल जो है दे होंगे। दूरी के हिसाब से जितनी दूरी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा कार्य ग्रहण काल दिए जाएंगे। तो इस इंडेक्स से यानी नियम 4 से ये जो इंडेक्स है, ये 3 लाइन है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में से इससे एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कि अगर 100 किलोमीटर या कम की दूरी हो, यानी आपका जो पुराना कार्यालय है और नया कार्यालय है उसके बीच की दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर या उससे कम है, या तो 1000 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर से कम है, 900, 800, 500 कितनी भी हो चाहे, अगर 1000 किलोमीटर तक या उससे कम है तो आपको 10 दिन तक का कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा। 10 दिन तक का टाइम है, आप ज्वाइनिंग कभी भी कर सकते हो। 10 दिन का आपको कार्य ग्रहण काल जो हो दे होगा। लेकिन अगर आप प्रतिदिन 200 किलोमीटर की यात्रा तय कर पाते हो, ठीक है, सड़क मार्ग से आप प्रतिदिन 200 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाते हो, तो आपको जो है वो 2 दिन और बढ़ा दिए जाएंगे और कार्य ग्रहण काल जो है आपके 12 दिन कर दिए जा सकते हैं। सामान्य कंडीशन तो है कि 10 दिन दिए जाएंगे और अगर आप प्रतिदिन 200 किलोमीटर की ही सड़क यात्रा करते हो तो आपको जो हो कार्य ग्रहण काल 1000 किलोमीटर या इससे कम की दूरी पर 12 दिन के दे होंगे। तो आपको याद रखना है 10 और 12। दूसरी 1000 किलोमीटर या उससे अधिक है, 1000 किलोमीटर या उससे प्लस है, तो कार्य ग्रहण काल तो आपके सामान्य कंडीशन में तो कितने हो जाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे। सामान्य कंडीशन में कितने हो जाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे। और अगर आप सड़क मार्ग से प्रतिदिन 200 किलोमीटर की ही यात्रा कर पाते हो तो इन्हें बढ़ाकर 15 दिन किया जा सकता है। मान लो आपकी 1200 किलोमीटर की दूरी है और आप डेली 200 किलोमीटर यात्रा कर रहे हो, तो 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। तो आपके अवकाश कितने कर दिए जाएंगे, 15 दिन कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप पहले अपनी पैकिंग करोगे, पूरा सिस्टम समेटोगे, फिर नए स्थान पे जाओगे, 6 दिन की यात्रा करोगे, 1-2 दिन आराम भी करोगे, अगले स्थान पे जो आप जाके सेटल भी होगे, तो आपको 15 दिन तक का जो हो अवकाश कार्य ग्रहण काल के रूप में, ज्वाइनिंग टाइम के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात इसके अंदर क्या आती है, देखिए नेक्स्ट बात आती है कि अगर 2000 किलोमीटर या इससे ज्यादा की दूरी है तो कार्य ग्रहण काल आपको 15 दिन दिए जाएंगे। और जो आपको अगर 200 किलोमीटर की भी यात्रा डेली करते हो तो भी आपका 15 दिन ही रहेगा। तो आपको याद रखना है 1000 प्लस और 2000 प्लस, 10, 12, 15 और 12, 15, 15। ठीक है, 12, 15, 15। बीच में कैमरा बंद हो गया था तो फिर से शुरू कर लेता हूँ। एक्चुअली पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कैमरा बंद हो गया और पता नहीं चला, मैं बोलता रहा और आधा घंटा बर्बाद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अगर ये कंडीशन बनती है तो आपको अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा कि अगर 1000 किलोमीटर या कम की दूरी तय करनी है तो कार्य ग्रहण काल कितना होगा, 10 दिन का। और अगर प्रतिदिन 200 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 12 दिन का। और 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा है तो कार्य ग्रहण काल 12 दिन का। और अगर प्रतिदिन 200 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 15 दिन का। और 2000 किलोमीटर या इससे ज्यादा का है तो 15 दिन का ही कार्य ग्रहण काल होगा। और अगर वो 200 किलोमीटर तय करे या 300 किलोमीटर तय करे उसका 15 दिन का ही अतिरिक्त अवकाश हो सकता है। इसके बाद चलते हैं, पदस्थापन के आदेश की प्रतीक्षा में हो तो आवास परिवर्तन हो तो 4 दिन का अवकाश दिया जाएगा। कोई कर्मचारी ऐसा है जिसको उसका स्थानांतरण तो कर दिया गया है लेकिन नवीन पद पे उसे ज्वाइनिंग की डेट नहीं बताई गई है, उसको ज्वाइनिंग का आदेश नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई कर्मचारी ज्वाइनिंग के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो, ज्वाइनिंग के आदेशों का इंतजार कर रहा हो और उसका आवास भी जो है वो इस स्थानांतरण से बदला हो तो इस कंडीशन में उसको जो है 4 दिन का जो है वो क्या दिया जाएगा, 4 दिन का अवकाश जो है वो कार्य ग्रहण काल के रूप में दे होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कर्मचारी को पदस्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम कितना दे होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, तो 4 दिन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
जब कर्मचारी के ऊपर, देखिए बहुत सारे विभाग है, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे कार्य कर रहे हो जयपुर के अंदर या कहीं पर भी कर रहे हो, और आपके पास जो है वो कार्य है, आपके पास इंचार्ज है, आप प्रमुख बना दिए हो पुराने वस्तु भंडार का, यानी पुराना जो भी सामान है आपके विभाग का, पुराने कंप्यूटर है, पुराने पंखे हैं, पुराने टाइपराइटर है, पुराने जो भी पुराना सामान है उसका भी एक अलग से होता है भंडारण कक्ष, ठीक है। और आप उस भंडारण कक्ष के जो है वो कार्य कर्मचारी हैं और आपका स्थानांतरण कर दिया जाता है किसी अन्य स्थान पे, तो देखिए जो भंडारण कक्ष का कर्मचारी होता है अगर उसका स्थानांतरण किया जाता है तो उससे जो है वो उसके पास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी उसका सामान है, उसका नए कर्मचारी को जो है वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, निरीक्षण करवाना पड़ता है कि देखो मेरे को 4 पुराने कंप्यूटर मिले थे, 2 सीपीयू मिले थे, 2 पंखे मिले थे, और अभी देखो मैं आपको सौंप के जा रहा हूं ये 4 पंखे रहे, ये 2 सीपीयू रहे और ये कंप्यूटर रहे। तो इस प्रकार का अगर उसे वेरिफिकेशन करवाना हो तो उसे 7 दिन तक का जो है वो कार्य ग्रहण अवकाश दे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और इस 4 दिन और 7 दिन के अंदर यात्रा भी शामिल है और आपका आवास परिवर्तन है तो उसको भी शामिल किया गया है, सब कुछ इंक्लूड करके इसको जो है 7 दिन और 4 दिन रखा गया है। आदेशों की प्रतीक्षा में 4 दिन और भंडारण कक्ष की जिम्मेदारी है तो 7 दिन। चलिए आगे देखते हैं, यदि आप जयपुर या जोधपुर कोषागार के अंदर कार्यरत हो और आपका स्थानांतरण कर दिया जाता है तो आपको 7 दिन जो है वो ज्वाइनिंग टाइम के रूप में दिया जाएगा। अगर आप जयपुर या जोधपुर कोषागार के अंदर कार्यरत हो और आपका स्थानांतरण हो जाता है तो आपको 7 दिन का टाइम जो दिया जाएगा, किसके रूप में? ज्वाइनिंग टाइम के रूप में। और अगर बाकी इन 2 जगह को छोड़कर कहीं पर भी राजस्थान में हो आप और आपका स्थानांतरण हो जाता है तो आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा एज ए ज्वाइनिंग टाइम। आपको याद है, ये तो हमने जीएफएनडीआर में बहुत पढ़ लिया है। नेक्स्ट है, 30 दिन तक का कार्य ग्रहण काल विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी को ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि 30 दिन तक का कार्य ग्रहण काल स्वीकृत करना पड़े तो इस प्रकार का कार्य ग्रहण काल जो है वो कौन स्वीकृत कर सकता है? विभागाध्यक्ष स्वयं ही जो है वो स्वीकृत कर सकता है। लेकिन यदि 30 दिन से अधिक का ऐसा कार्य ग्रहण काल देना हो तो राज्य सरकार जो है वो इसकी अनुमति देगी, राज्य सरकार ही जो है वो इसकी सूचना इसको स्वीकृत करेगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी कर्मचारी को 30 दिन तक का कार्य ग्रहण काल स्वीकृत कराना है तो निम्न में से कौन होगा सक्षम अधिकारी? कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार या वित्त विभाग। तो इस प्रकार के आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको ऑप्शन चूज करना है विभागाध्यक्ष जो इस प्रकार के अवकाश स्वीकृत कर सकता है। और 30 दिन से अधिक कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। और इन अवकाशों के साथ 8 दिन तैयारी के लिए भी दिए जाएंगे। इनमें से 8 दिन क्या होंगे? आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो स्थानांतरण हो रहा है जिसके कारण आपका आवास परिवर्तित हो रहा है ना, उसमें आपको तैयारी करने के लिए, पैकिंग है, ऐसे काम करने के लिए दिए जाएंगे। ये इसी के अंदर इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, जब कार्य ग्रहण काल का उपभोग किए बिना नए पद का कार्यभार ले तो बचे दिनों में से अधिकतम 15 दिन उपार्जित अवकाश में जोड़े जाएंगे। मान लो किसी कर्मचारी को जो है वो यहाँ पे मान लो 10 दिन का कार्य ग्रहण काल अवकाश प्राप्त हुआ, 10 दिन का कार्य ग्रहण काल अवकाश प्राप्त हुआ, 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम पीरियड दिया गया और वो कर्मचारी क्या था? अपनी तरह था, शाना था। उसने कहा कि ठीक है यार क्या कराएंगे, छोड़ो नहीं, 10 दिन तक घरे बैठा। वो पकड़ी ट्रेन आपकी और दुख पागे, 2 दिन में जागे और ज्वाइन कर ली। 2 दिनों के अंदर उसने ज्वाइन कर ली तो उसके पास 8 दिन बच गए। अब 8 दिन जो है उसके किस में जोड़ दिए जाएंगे? उपार्जित अवकाशों के अंदर जोड़ दिए जाते हैं। यानी कोई कर्मचारी अपने ज्वाइनिंग पीरियड का पूर्ण उपभोग नहीं करता है तो बचे हुए दिनों को, अधिकतम तो 15 दिन हो सकते हैं, लेकिन बचे हुए जितने भी दिन है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 15 तक जितने भी बचे हुए दिन है उनको जो है वो जोड़ दिया जाता है उसके उपार्जित अवकाश में। लेकिन ये स्थायी कर्मचारियों के साथ ही कंडीशन रहेगी। अगर कर्मचारी अस्थायी है, यदि कर्मचारी अस्थायी है तो उसे इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। अस्थायी कर्मचारियों पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, कार्य ग्रहण काल को आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाशों के साथ निरंतरता से उपभोग किया जा सकता है। आपको 15 दिन का कार्य ग्रहण, 10 दिन का कार्य ग्रहण अवकाश प्राप्त हुआ और आपने 2 दिन जो है वो कोई भी अन्य अवकाश ले लिए, उपार्जित अवकाश ले लिए, मेडिकल अवकाश ले लिए, कोई भी अवकाश ले रहे हो, कोई हॉलीडे आ रहा है तो उनके साथ आप समायोजित करके इनको निरंतरता से जो है वो उपभोग कर सकते हो। लेकिन कंडीशन यही है कि आपके आकस्मिक अवकाश जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्य ग्रहण काल को निम्न में से किन अवकाशों के साथ
निरंतरता से उपभोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपके पास 4 आ जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा आकस्मिक अवकाश। तो आपको आकस्मिक अवकाश सही करना होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, यदि स्थानांतरण स्थान बदल दिया जाए तो, यदि स्थानांतरण स्थान बदल दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लो आपके पास एक दिन आदेश आता है, आज 20/1/2019 को आपको आदेश मिला कि मिस्टर आपका जो स्थानांतरण है वो चूरू से बीकानेर कर दिया गया है, और आपको जो है वो 2 दिनों का या 5 दिनों का, जितने भी दिन हो, मान लो 5 दिन मान लेते हैं, आपको 3 दिन मान लेते हैं क्योंकि अन्य कर्मचारी तो 3 दिन दिए जाएंगे, तो आपको 3 दिन का जो है वो कार्य ग्रहण काल दे किया जाता है। और आप निकल जाते हो अपने सामान लेके, ठीक है, और आप रास्ते में जा रहे हो, तभी आपको 2 दिन बाद आदेश मिलता है कि आपका जो है वो स्थानांतरण बीकानेर से निरस्त करके जो है वो जोधपुर कर दिया। यानी पहले आपका स्थानांतरण किया गया था चूरू से बीकानेर, और फिर आपको रास्ते में ही बीच में कहीं आदेश प्राप्त हुआ कि आपका स्थानांतरण जो है वो बीकानेर से निरस्त करके जोधपुर कर दिया गया है। तब आप जो है वो, जो अभी आपने 2 दिनों का स्थानांतरण अवकाश यूज कर लिया ना, वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, वो तो आपके हो ही गए। अब आपको नए स्थान पर दोबारा जो है वो अगर स्थानांतरण कर दिया जाता है तो फिर से आप नए सिरे से जो है वो स्थानांतरण अवकाश आपको दे होंगे। तो आपके स्थानांतरण अवकाश कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन लगती है। यदि कार्य ग्रहण काल, यदि स्थानांतरण का अगर स्थान बदल दिया जाता है तो, ठीक है, अगर स्थानांतरण का अगर स्थान बदल दिया जाता है तो आपके जो भी आपके ज्वाइनिंग टाइम है वो भी आपका जो नए सिरे से लागू होगा। इसके बाद आता है कि कार्य ग्रहण काल का वेतन। कार्य ग्रहण काल यानी ज्वाइनिंग टाइम का जो आप लीव ले रहे हो उसका वेतन किस प्रकार दिया जाएगा? तो आपका जो ज्वाइनिंग टाइम का वेतन होगा वो वही वेतन होगा जो आपने जिस दिन कार्यभार संभाला था, जिस दिन आपने कार्यभार अन्य व्यक्ति को दिया था, अन्य व्यक्ति को सौंपा था, उससे पहले वाले दिन जो आपका वेतन था वो ही वेतन होगा। इसमें आपका यात्रा भत्ता आदि शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो पूर्व दिन का जो वेतन आपको मिल रहा था वही वेतन आपको ज्वाइनिंग टाइम पे दिया जाएगा। अधिक कार्य ग्रहण काल लेने पर दंड दिया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी जिसे 7 दिन का कार्य ग्रहण काल मिला है, या 3 दिन का मिला है, या 5 दिन का मिला है, और उस कार्य ग्रहण काल की समाप्ति होने के बाद भी नए स्थान पे जाके अपना कार्य ग्रहण नहीं करता है, तो उसे कर्तव्य भंग के आरोप में ड्यूटी ब्रेक करने के, सर्विस ब्रेक करने के आरोप में जो है उसको उचित नियमों के अधीन दंड दिया जा सकता है, अगर कोई कर्मचारी कार्य ग्रहण काल पूर्ण होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करता है तो। इसके बाद है, बस हो गया आपका चैप्टर। इसके बाद विविध है, कोई अन्य नियम है। अगर किसी नियम में बहुत ज्यादा कठोरता है तो सरकार उसमें जो स्थिरता भी बरत सकती है। तो ये RSR का आपका जो है वो 100% कोर्स हो गया है। केवल एक चैप्टर रहा है, वो भी आधा रहा है, वो भी अपना जो प्रोजेक्टर मंगवाया था लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गए, इसलिए उसको रिप्लेस के लिए भेजा है, तो वो आ जाता है तो वो भी करवा देंगे। बाकी आपका RSR का सिलेबस पूर्ण हो चुका है, GF&R का पूर्ण हो चुका है और ऑडिट का हो चुका है, यानी 12 में से 3 बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब बची है आपकी कितनी? 9 और बची है, तो 9 अपन जल्द ही करेंगे। अब इसके बाद अपन YouTube पे शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स जूनियर अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।